सुनकर मैं उसे घूर कर देखता हूँ और वो भी कामली मुझे देखती है। उसकी आंखों में रियल कंफ्यूजन होता है, लेकिन मेरे अंदर इमोशंस उलझ जाते हैं। फिर मुझे एहसास होता है कि हमारे 5 साल की शादी जैसे उसके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जिस पर मैं डीप साई लेता हूँ और अंदर ही अंदर रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उसे अंदर क्यों आने दिया। फिर वो हेजिटेशन के बाद मेरा नाम लेती है, येंतु, जिसे सुनकर मुझे अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार मुझे इतनी सीरियसनेस से बुला रही होती है, वो भी डिवोर्स के 6 साल बाद। जिस पर मैं सार्कास्टिक नजरों से उसे देखता हूँ और कहता हूँ कि तो था ना हुएन, क्या तुमने कभी सोचा कि इस डिवोर्स की जिम्मेदारी तुम्हारी भी हो सकती है? यह सुनते ही उसका चेहरा स्टिफ हो जाता है और उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखता है क्योंकि वो हमेशा प्रिविलेज्ड लाइफ जीती आई है और हर चीज आसानी से कंट्रोल कर लेती है, इसलिए उसे कभी आसपास की चीजों की परवाह नहीं रही। जिस पर मुझे लगता है कि मैं शायद उन फ्यू लोगों में से हूं जो उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं और अचानक मेरी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं, लेकिन मैं तुरंत खुद को संभाल लेता हूं। फिर मैं कामली कहता हूं कि डिवोर्स से पहले मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर वो और नियमथान जांगचान हनियन को पसंद करते हैं तो मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूं और नियमथान की कस्टडी भी छोड़ दूंगा और हमारी जॉइंट प्रॉपर्टी भी उसे दे दूंगा। नियमथान के नाम ट्रांसफर कर दो और मुझे एक ऐसा बाप समझ लो जो वेलकम नहीं है। ये सब छोड़कर बच्चे की परवरिश के लिए पैसे मान लो। यह बात मैं साफ साफ हर वर्ड में उसे बोलता हूँ। जिस पर इतना कहते हुए मैं तोथन उयन की तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, क्या तुम्हें याद है? जिस पर तोथन उयन का हाथ जो कप पकड़ रहा होता है अचानक टाइट हो जाता है। उसकी आईब्रोज सिकुड़ती हैं जैसे वो याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखों में जो कंफ्यूजन दिखता है वो साफ बता देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं आता। जिस पर मुझे ये रिजल्ट पहले से ही पता होता है क्योंकि उसने कभी भी एक हस्बैंड के तौर पर मेरी बातों को सीरियसली सुना ही नहीं था और उस समय उसके लिए मैं सिर्फ नाम का पार्टनर था। जिस पर तोथन हुएन सिर झुका लेती है और उसकी वॉइस गिल्ट और रिग्रेट से भरी होती है। सॉरी, मुझे सच में याद नहीं कि तुमने ये बातें कभी कही थी, शायद उस वक्त मैं बिजी थी, लेकिन क्या ये ही रीजन है कि तुमने मुझसे डिवोर्स लिया? मैं सच में ऐसा रीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पर मैं सीधा पूछता हूँ, तो फिर हर रात जब तुम घर आती थी तुम्हारे कपड़ों पर जो परफ्यूम की स्मेल होती थी उसका क्या ये रीजन डिवोर्स के लिए काफी नहीं है? ये सुनकर तोथन हुएन का चेहरा एकदम फ्रीज हो जाता है और वो जैसे मेरी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी डिसबिलीफ में सिर हिला देती है। जियांग कान्हानियन की वजह से तुमने मुझसे डिवोर्स लिया। जिस पर उसकी आवाज में शॉक और भी बढ़ जाता है, जैसे उसे ये बात और भी ज्यादा एब्सर्ड लगती है, जबकि मेरा बच्चा बस कोल्ड तरीके से कॉफी पीते हुए सिर हिलाता है। हाँ, हर दिन तुम जियांग कान्हानियन की स्मेल लेकर घर आती थी और नियम थान तो हर वक्त चाहता था कि अंकल जियांग उसका नया डैड बने। फिर मैं कहता हूँ, क्या मैं अब भी शेमलेस होकर इस फैमिली का सन इन लॉ बना रहूं जो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था? जिस पर तोथन हुएन का चेहरा पहली बार पूरी तरह पेल पड़ जाता है और वो पूछती है, तो तुम मुझ पर चीटिंग का शक करते हो? जिस पर मैं एक उंगली उठाकर उसके सामने हिलाता हूँ, ये शक नहीं है। जब तुम बिना किसी हेजिटेशन के जियांग कान्हानियन को हर इवेंट में ले जाती हो और दूसरों से उसे इंट्रोड्यूस करवाती हो, जब तुम्हारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ज्यादा कंपैटिबल हो, और जब तुम जल्दी से उसके पास जाने के लिए डिवोर्स पेपर्स बिना देखे साइन कर देती हो, तब ये मैटर ही नहीं करता कि तुमने चीटिंग की या नहीं। फिर मैं साफ कह देता हूँ, मैंने तुमसे डिवोर्स लिया क्योंकि मैं खुद को इस सू फैमिली के बेकार सन इन लॉ के रोल में और कैद नहीं रखना चाहता था। वो एक केज था जहां तोथन हुएन बस नाम की वाइफ थी और मैं भी कभी इसे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पाया। जिस पर तोथन उयन की आईलैशेस हल्के से कांपती हैं और वो लंबे समय तक कुछ नहीं बोल पाती। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये सब बोलूंगा, या शायद उसे मेरे फीलिंग्स की कभी परवाह ही नहीं थी। वो बस अपनी फेलियर को समझने का एक चांस चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये सब अननेसेसरी है क्योंकि वो जियांग कान्हानियन को पसंद करती है, उसका बर्थडे याद रखती है, गिफ्ट्स और सरप्राइजेस तैयार करती है, उसकी हर पसंद को जानती है, वो उससे प्यार करती है। इसलिए मेरी जैसी फेलियर उसकी फ्यूचर मैरिज में दोबारा नहीं होगी। फिर मैं टाइम देखता हूँ, सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं और थकान मुझ पर हावी होने लगती है। जिस पर मैं कहता हूँ, तो टोंग, जो तुम जानना चाहती थी वो सब क्लियर हो गया होगा, अब प्लीज वापस जाओ, मुझे रेस्ट करना है। जिस पर मेरी बात पूरी भी नहीं होती कि अचानक एक साफ और सीरियस आवाज आती है जिससे मैं थोड़ी देर के लिए स्टन रह जाता हूँ और मेरे गले में अटकी बातें भी बाहर नहीं निकल पाती। तो थाना हुएन मुझे बिना पलक झपकाए देखती है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जिन छोटी छोटी बातों पर मैंने ध्यान नहीं दिया उन्होंने तुम्हें इतना हर्ट किया, ये मेरी गलती है, आई एम सॉरी। जिस पर मुझे ये सुनकर थोड़ा फनी लगता है क्योंकि एक ऐसी तो थाने हुएन जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती है, उससे अपॉलॉजी सुनना शायद मेरे लिए ही पॉसिबल था। लेकिन तभी वो मेरी सोच को काटते हुए कहती है, लेकिन एक बात है जिससे मैं एग्री नहीं करती, मैंने चीटिंग नहीं की और मुझे जियांग कान्हानियन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसकी केयर सिर्फ अपनी सिस्टर की लास्ट विश पूरी करने के लिए करती हूँ और जब लोग उसे मेरा हस्बैंड कहते हैं तो मैं उसे करेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर मेरी सिस्टर जिंदा होती तो वो सच में उसका हस्बैंड होता। जिस पर मैं कोल्ड तरीके से कहता हूँ, अब ये सब मैटर नहीं करता। यह सुनकर उसकी आंखों में हर्ट साफ दिखता है, लेकिन वो तुरंत कहती है,
नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 6 सालों में जब तुम गए थे, मैं और निमथान तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम अपने बीच की गलतफहमियां खत्म करें और तुम वापस घर आ जाओ। जिस पर एक पल के लिए मुझे लगता है कि वो मजाक कर रही है। मैं 10 साल तक फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करता हूँ और अब वो मुझे वापस उसी फैमिली में लौटने को कह रही है, जिस पर मैं खुद को रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता हूँ। उसके चेहरे पर फिर शौक दिखता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। जिस पर मैं अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछता हूँ, डीप सांस लेकर खुद को काम करता हूँ और कहता हूँ, तो था नुयन, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैंने मुश्किल से तुमसे डिवोर्स लिया है, अब मेरी अपनी करियर है, तो मैं क्यों वापस आऊं और आकर करूंगा क्या? फिर मैं आगे बोलता हूँ, क्या फिर से एक नैनी की तरह तुम्हारे लिए भागता रहूं, रोज तुम्हारी कंपनी में जाकर तुम्हें कोई बेवकूफी भरा सी फूड पॉरेज देकर खुश करूं? अगर तुम्हें अपनी सिस्टर की लास्ट विश पूरी करनी है तो जियांग कान्ह नियन का ध्यान रखो। मुझे इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ना तुम्हारी सिस्टर का कर्जदार हूं, न जियांग कान्हा नियन का, और ना ही तुम्हारा। जिस पर वो कुछ और कहना चाहती है, लेकिन मैं दरवाजे तक पहुंच जाता हूं और उसे जोर से खोल देता हूं। ठंडी हवा और बर्फ अंदर आने लगती है और मैं कहता हूं, बाहर निकलो, मुझे दूसरी बार कहने पर मजबूर मत करो। जिस पर आखिरकार तोथन हुयेन वहां से चली जाती है और मैं बिस्तर पर गिरता हूं, लेकिन थकान के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आती। मैं पूरी रात जागता रहता हूं। फिर सुबह खुद को संभाल कर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में अपने ट्रांसलेशन के काम पर जाता हूं। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही मैं अपने बॉस को सामने खड़ा देखता हूं, जो धीरे से कहता है, येंत्सु, भले ही तुमने यहां ज्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन तुम्हारा वर्क एटीट्यूड बहुत अच्छा है और तुम्हारी एबिलिटी भी स्ट्रांग है। इस बार सु ग्रुप फिनलैंड में न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, जो दोनों देशों के रिलेशन के लिए फायदेमंद है। जिस पर वो आगे बताता है, फिनलैंड के लीडर्स इस मौके पर तो टोंग के साथ हमारे देश आकर इंस्पेक्शन करना चाहते हैं और अभी एक अकॉम्पेनिंग ट्रांसलेटर की कमी है। मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है। इस बार तुम हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए वापस देश जाओगे। तुम विदेश गए हुए भी लगभग 6 साल हो चुके हैं। इस मौके पर फैमिली से मिलकर आ जाओ। यह सुनकर मैं मुस्कुराते हुए सुनता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा मन जोर से चिल्लाता रहता है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि ये सब तो थाना उयेन की वजह से हुआ है। वो आते ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है, जिसके बाद मजबूरी में मैं हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हो जाता हूँ। मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं टास्क जरूर कंप्लीट करूंगा। यह बोलकर उसी दोपहर मैं तो थान यूएन और इंस्पेक्शन टीम के साथ प्राइवेट जेट से वापस देश लौटने लगता हूँ। जिस पर पता नहीं किसने सीटिंग अरेंज की होती है कि मेरे और तो थान ह्यूएन के बीच सिर्फ एक आर्मरेस्ट का डिस्टेंस होता है। जिस पर मैं थकान में अपनी आंखों को दबाता हूं और मुंह फेर लेता हूं, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, जबकि हम दोनों ने पूरी रात नहीं सोया होता। फिर भी उसके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद अचानक मेरे ऊपर एक सॉफ्ट और थिक ब्लैंकेट डाल दिया जाता है, जिस पर तो थाना उयेन बहुत केयरफुली उसे एडजस्ट करती है, जैसे मुझे जगाना नहीं चाहती हो। लेकिन मैं सोया नहीं होता, बस उसे देखना अवॉइड कर रहा होता हूँ। मेरे लिए वो कभी एक ऐसी इंसान थी जिसे मैं दिल से पसंद करता था और एडमायर करता था, लेकिन वही मेरे लिए एक केज भी बन गई थी, जिस पर डिवोर्स पेपर्स साइन करने के उसी पल से हमारे बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्लेन से उतरते ही मैं उस इंसान को देखूंगा जिससे अब सिर्फ खून का रिश्ता बचा है। निमथान अपनी ग्रैंडमदर का हाथ पकड़े वेटिंग एरिया में खड़ा होता है, जो अब 9 साल का हो चुका है और उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी होती हैं। जैसे ही वो मुझे देखता है, जोर से चिल्लाता है, पापा। जिस पर इंस्पेक्शन टीम के लीडर्स एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं और कोई धीरे से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जिस पर मैं काम तरीके से मुस्कुराते हुए कहता हूँ, ये बच्चा शायद अपने पापा से बिछड़ गया है। जिस पर बगल में खड़ी तो थन हुएन धीमी आवाज में कहती है, तो उसे फिनिश लैंग्वेज समझ आती है। सो नेमथन मेरी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर उसे पकड़कर रोक लेती है और वो लेडी अपनी इमेज बनाए रखते हुए उसे वहां से ले जाती है। जिस पर साफ समझ आता है कि वो हमें मिलाने नहीं आई थी। शायद वो नियमथान का यूज करके मुझसे कुछ करवाना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास उसकी बात मानने की कोई वजह नहीं होती। इसके बाद कुछ दिन तक फिनलैंड डेलीगेशन के साथ तो ग्रुप का विजिट स्मूथली चलता है, क्योंकि काम के मामले में तो थाने हुएन कभी गलती नहीं करती। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्शन खत्म होता है, वो सीधे मेरे पास आ जाती है। क्या तुम मेरे साथ घर चलकर नियमथान से मिलना चाहोगे? वो तुम्हें बहुत मिस करता है। यह सुनकर मैं हल्की आवाज में कहता हूँ, मुझे मिस करता है? मैं तो बस नाम का बाप था। वो तो मुझे पहले से पसंद नहीं करता था और अब मैं 6 साल तक गायब रहा तो उसे मुझसे और नफरत होनी चाहिए। फिर मैं आगे कहता हूँ, वैसे भी उसे जियांग कान्हा नियन को अपना डैड बनाना पसंद है, तो तुम उसी से शादी कर लो। इससे तुम्हारी विश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी बच्चे का ख्याल रख लेगा। जिस पर तो थाने हुएन थक कर एक लंबी सांस लेती है। क्या हमें ऐसे ही बात करनी पड़ेगी? मैं सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हम बात ही नहीं करते। यह बोलकर मैं अपना सामान उठाता हूँ और सीधे होटल लौट जाता हूँ, क्योंकि तो फैमिली वापस जाने का कोई रीजन नहीं होता। इसके बाद मुझे पता चलता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी देश में है, जिस पर मेरा मूड अच्छा हो जाता है और मैं तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता हूँ। जिस पर मिलते ही उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाता है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घुमाकर देखता है और फिर जोर से गले लगा लेता है। यार, अब तू अपने असली रूप में दिख रहा है।
6 साल बाद मिल रहे हैं, आज तो खूब बातें होंगी। जिस पर हम बातें करते करते घंटों गुजार देते हैं, लेकिन तभी अचानक मेरा फोन बजता है। एक अननोन नंबर होता है जिस पर मैं थोड़ी देर हेजिटेट करता हूँ, फिर कॉल उठा लेता हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो, क्या आपको निमथान के फादर हैं? मैं उसका क्लास टीचर बोल रही हूँ। उसने स्कूल में किसी बच्चे से फाइट की है। मैंने उसकी मदर को कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपसे कांटेक्ट करूं। जिस पर मेरा फ्रेंड इरिटेट होकर फोन छीन लेता है और कहता है गलत नंबर है, और कॉल काट देता है। फिर वो मुझसे कहता है, तो थाना हुएन पागल है क्या? तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तुम्हारे पास कस्टडी भी नहीं है, और तुम अभी अभी लौटे हो। ये सब जानबूझकर ट्रबल क्रिएट कर रही है। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि फोन फिर से बजने लगता है, जिस पर मैं दोबारा कॉल उठाता हूँ और इस बार टीचर की आवाज में अर्जेंसी होती है। क्या आप कौनिम थान के फादर हैं? प्लीज जल्दी स्कूल आ जाइए। बड़ों की प्रॉब्लम्स बच्चों की मेंटल ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, और उसने एक बच्चे का सिर भी फोड़ दिया है। सामने वाले पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपको बुला रहे हैं। जिस पर मजबूरी में मैं और मेरा दोस्त तुरंत स्कूल पहुंचते हैं, जहां टीचर्स ऑफिस में कई बच्चे खड़े होते हैं। सबके साथ उनके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन को निम थान के पीछे कोई नहीं होता। जिस पर इंजर्ड बच्चे के पेरेंट उसे पकड़कर गुस्से में चिल्लाता है, तू इतना वायलेंट क्यों है? तेरे बाप ने तुझे सिखाया नहीं कि किसी को मारना नहीं चाहिए? उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं, और एक बच्चा जोर से बोलता है, इसके पास तो बाप ही नहीं है। यह सुनकर को निम थान की आंखें लाल हो जाती हैं, और वो गुस्से में एक छोटे भेड़िए की तरह फिर से लड़ने को दौड़ पड़ता है, जिससे साफ लगता है कि उसे प्रॉपर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन सामने वाले बच्चे के पास पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। फिर अचानक उसकी नजर दरवाजे पर खड़े मुझ पर पड़ती है। उसकी आंखें तुरंत भर जाती हैं, लेकिन वो अपने होंठ काटकर आंसू रोकता है, मुंह फेर कर खुद खड़ा हो जाता है। जिस पर मैं उसके एटीट्यूड की परवाह नहीं करता और अंदर जाकर सबको देखते हुए कामली कहता हूँ, मैं को निम थान का बायोलॉजिकल फादर हूँ, लेकिन मैं उसकी मदर से डिवोर्स ले चुका हूँ और मेरे पास उसकी कस्टडी नहीं है। कंपेंसेशन की बात करनी है तो उसकी मदर तो थान यूएन से कांटेक्ट करें। यह सुनते ही कौन निम थान शौक में ऊपर देखता है, लेकिन तुरंत सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें छिपाने की कोशिश करता है, जिस पर मुझे अजीब लगता है, क्योंकि यही बच्चा पहले मुझे अपनी मदर से डिवोर्स लेने के लिए कहता था और अब खुद रो रहा है। जैसे ही तोथन उयन का नाम आता है, बाकी पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं और उनका एटीट्यूड तुरंत नरम पड़ जाता है, क्योंकि उसका नाम फाइनेंशियल न्यूज में हमेशा टॉप पर रहता है और बहुत कम लोग होंगे जो उसे नहीं जानते। ऐसी छोटी प्रॉब्लम उसके लिए कुछ भी नहीं है, भले ही वो खुद ना आए फिर भी आसानी से सॉल्व हो सकती है। लेकिन उसने ये मैटर जानबूझकर मेरी तरफ धकेल दिया। शायद वो सोचती है कि इससे मेरे अंदर का फादरली फीलिंग जाग जाएगा। क्या वो ये भूल गई है कि प्यार हमेशा दोनों तरफ से होना चाहिए? यह बात मेरे दिमाग में चलती है। तभी कोई पेरेंट मुझसे कहता है, को निम थान के फादर, चाहे आपका तो टोंग से डिवोर्स हो गया हो, लेकिन बच्चे ने किसी को मारा है, आपको हमें एक एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूं और मेरी नजर को निम थान पर जाती है। तुमने लड़ाई क्यों की? जिस पर वो जिद में खड़ा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं। जिस पर मैं ठंडे लहजे में कहता हूं, अगर बोलना नहीं है तो अपनी माँ के आने तक वेट करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ वेस्ट करूं। मेरी बात खत्म भी नहीं होती कि वो अचानक भड़क जाता है, जैसे कोई छोटा जानवर छेड़ दिया गया हो। उन्होंने कहा कि मेरा कोई बाप नहीं है, अब आप खुश हो गए? फिर वो चिल्लाता है, मम्मी जियांग कान्हा नियन से शादी क्यों नहीं करती? वो आप जैसे नहीं है जो मुझे छोड़कर चले गए, मुझे आपसे नफरत है। जिस पर मैं उसे चिल्लाने देता हूँ और फिर हल्का सा भौहें सिकोड़कर कहता हूँ, जब मैं और तुम्हारी माँ साथ थे तब भी तुम जियांग कान्हा नियन को अपना बाप बनाना चाहते थे। अब जब हम डिवोर्स हो चुके हैं तो तुम जिसे चाहो अपना बाप बना लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस पर आसपास खड़े पेरेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं, उनकी विस्पर्स साफ सुनाई देती हैं। इतना छोटा बच्चा और अपने पेरेंट्स को डिवोर्स के लिए उकसाता है, तभी इसका बाप इसे नहीं चाहता। और कोई कहता है, वो जियांग कान्हा नियन, मैंने उसे इवेंट्स में तो टोंग के साथ देखा है, मैं तो उसे उसका हस्बैंड समझता था, पता चला वो थर्ड पर्सन है। ये बातें को निम थान के कानों में पड़ती हैं और वो रेबेलियन एज में होने की वजह से खुद को रोक नहीं पाता। बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम बाद रुक जाता है। जिस पर अचानक तो थाने ह्वेन असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आती है। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि पूरा ऑफिस शांत हो जाता है और वो ठंडी नजरों से सबको देखते हुए पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ? जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता और कौ निम थान भी डर के मारे सिर झुका लेता है, जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं करता। मैं कैजुअली उसे देखता हूँ और कहता हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गई, गार्डियन होने के नाते ये मैटर तुम्हें हैंडल करना चाहिए, मैं चलता हूँ। यह कहकर मैं वहां से निकल जाता हूँ, चाहे वो दोनों पीछे से मुझे पुकारते ही क्यों न रहें। जिस पर मेरा दोस्त मुझे देखकर गुस्से में बोलता है, उस नालायक बच्चे के लिए तू क्यों परेशान हो रहा है? तुझे पता भी है जब तू गया था वो जियांग कान्हा नियन को अपना नया बाप बनाने के लिए जिद कर रहा था, तो थानवेन ने उसे थप्पड़ मारा तो वो घर छोड़कर भाग